सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के लास्ट वीडियो पे आए हैं और ये लेक्चर नंबर होगा हमारा 11th, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 11th लेकर आए हैं और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और इस चैप्टर में सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इससे पहले इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में 10th नंबर लेक्चर में, इसके 10th वीडियो में आपने पढ़ा था गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां पे देखा था कि अगर आप मैथमेटिकल तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हो तो आपको सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो है वो फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आता है। और अगर गॉस लॉ से निकालते हो तो इफ देयर इज एनी चार्ज inside a 3D closed surface, ये पूरा डिटेल बताया है, यहाँ पर सिर्फ एक बता देते। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आपने देखा था कि चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बोला था कि अगर कोई चार्ज अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ के तरीके से आप निकाल सकते हो, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उसके अंदर चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकल ई डॉट डी ए बराबर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। यानी ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो और ये दोनों के दोनों जो हमारे चैप्टर पढ़ने थे वो कहां पे अप्लीकेबल थे? अप्लीकेबल ओनली ऑन 3D डायमेंशनल फिगर। जो 3 डायमेंशनल का फिगर था उसमें ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ वगैरह वगैरह चीजें एप्लीकेबल थी। गॉस सर ये बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये सीखा था जस्ट 10th नंबर वीडियो में। इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो यहां से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी आइदर यू कैन फाइंड बाय मैथमेटिकल वे ई डॉट डी ए और यू कैन फाइंड यूजिंग गॉस लॉ दैट इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये ओवरऑल फार्मूला बन के हमारे पास आ गया था। अब 3 डायमेंशनल फिगर आपको कैसा कैसा दिख सकता है? तो एक दिख सकता था आपको सिलिंड्रिकल टाइप का, एक दिख सकता है आपको स्फेरिकल टाइप का। देखने में सर्कल मत समझ लेना, स्फेयर के लिए हम स्फेरिकल लिख देंगे, सर्कल जैसा बनाते हैं जब बोर्ड पे बनाते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमने जब लास्ट क्लास में की थी तो हमने आपको बताया था कि अब हम आगे ये सारा गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद हम अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, फिर तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, इनसाइड आउटसाइड। ये सारी चीजें का डिस्कशन हम करेंगे। बस आपको लास्ट लेक्चर से ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको, जो भी लिखना है आपको फास्ट, इसमें से जो भी बातें आपको लिखनी है नोट डाउन करो। मेन आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली ई डॉट डी ए यानी ई डी ए कॉस थीटा की मदद से, या गॉस लॉ से बात करें तो चार्ज इनसाइड जो भी शेप है, सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है, उसके अंदर में कितना चार्ज है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, समझ गया है कॉन्सेप्ट को कि हम आपको इस क्लास में क्या पढ़ाने का सोच रहे हैं? ठीक है सर, समझ गए हैं। इरेज कर दो, लिख लो, फास्ट लिखो एकदम, 2 सेकंड के अंदर, लेट नहीं करना। लिख लिया ये सब बातें? सर ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था, फिर भी जो बच्चा लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ पाया है उसके लिए। तो ये 10th नंबर वीडियो की कहानी थी। तो 10th नंबर वीडियो से हमें ये चाहिए, ये हम साइड में लिख देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे हम चीजों को करेंगे और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने का सोच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लो। उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले हम आपको आज की क्लास में पूरी बताएंगे, वो बताएंगे किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
जैसे हमने कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन देखी थी और उसकी मदद से कंटिन्यूअस चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे और हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले में निकालेंगे इनफाइनाइटली। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो उसमें कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है हमें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यानी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो भी यूनिफॉर्म ही रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मतलब चार्ज ऐसे 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 फैला हुआ है। तो अगर इस एक यूनिट में, और वो एक यूनिट आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, तो एक यूनिट में अगर 2 कूलम का चार्ज है तो अगला एक यूनिट में भी 2 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, कोई बोलेगा 1 सेंटीमीटर में 3 कूलम का चार्ज है, तो नेक्स्ट वाले 1 सेंटीमीटर में जब निकालोगे तो वो 3 कूलम का ही चार्ज होगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर 1 मीटर में, एक यूनिट, कुछ भी यूनिट आप कंसीडर कर सकते हो ना, कोई बोलेगा 1 मीटर में 4 कूलम का चार्ज है, तो नेक्स्ट वाला 1 मीटर में भी 4 कूलम का ही चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, फिर तीसरा देखेंगे ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, स्फीयर बहुत तरह के होंगे, एक सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे। और इन सब को पढ़ाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा, वो आएगा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बना लो। बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है सर, बना लेंगे। तो पेज नंबर 40 में जब आप आओगे तो एग्जाम्पल नंबर 1.13 दिया गया है, और उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है। यानी ओवरऑल कहानी समझ गए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इरेज कर दे, हाँ सर कर दो। तो अब हम देखते हैं, आराम से चलते हैं 11th नंबर लेक्चर में। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग हमें देखने YouTube पे आए हो और हमसे पढ़कर कुछ सीख रहे हो। ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी की एक छोटी सी उपलब्धि है कि हम कुछ चीज़ें जो जानते हैं वो आपको सही तरीके से एलोबरेट यानी दे पा रहे हैं। अब देखो, वो सारी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ों का रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देखेंगे, फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज देखेंगे, फिर स्फीयर देखेंगे। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला चीज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली आइदर E डॉट DA, और ये जो गोला ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब DA का जब इंटीग्रेशन करोगे तो A आएगा, A इज द एरिया। तो यहां पर लिखोगे ये कैसा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल है, यानी ये सरफेस के एरिया की बात करनी है। इज इक्वल्स टू Q इनसाइड यानी चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए लास्ट लेक्चर से। फिर दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई चार्ज किसी लेंथ के क्रॉस घूम रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और लेमडा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेमडा बराबर हो गया चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ इज एल। अगर वही कोई 3 डायमेंशनल फिगर में, किसी 3 डायमेंशनल फिगर के जैसे स्फीयर हो जाए,
क्योंकि स्फीयर पढ़ना है तो स्फीयर का ही डिस्कशन कर देते हैं। अगर स्फीयर है और इसके ऊपर सरफेस पर कोई चार्ज फैला हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये 3D फिगर होना चाहिए, 3D का फिगर होना चाहिए, सर्कल वगैरह पे नहीं कर सकते। सर्कल पर फिर यही यूज करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि 2D का फिगर है। यहां से सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया जो भी स्फीयर हो, सिलेंडर हो, उसका एरिया। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि यही स्फीयर रहता या यहाँ पर सिलेंडर रहता, तब भी यही कहानी बनती। इसके सरफेस पर अगर चार्ज होता तो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। सेम चीज अगर 3 डायमेंशनल फिगर है आपके पास और चार्ज उसके अंदर फैला हुआ है, यानी पहली बार में लेंथ पे चार्ज फैला हुआ था तो लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरी बार में एरिया पे चार्ज फैला हुआ था तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इस बार वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। ये किसके लिए है? 3D फिगर के लिए। और ये हमारे पास क्या है? एस फेयर है, तो इसके लिए यूज करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, और रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो इक्वल्स टू चार्ज यानी Q अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम होगा। यानी इसकी मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। इसकी मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और इससे हम पता कर पाते हैं कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है। पूरे का चार्ज अगर हमें नहीं पता हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अब लास्ट टू लास्ट जितना भी पढ़ाया है उसमें कहीं ना कहीं डिस्कस करते चले हैं, फिर भी हमने आपको सोचा बता देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी हो गया, नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है। इरेज करें। लिख लिया ना पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, दिक्कत की कहाँ बात है, ये सब चीज तो हम जानते थे, आपने 10 मिनट ले लिया तो हम मानते हैं कि लिया हमने, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी भी कहानी कर रहे हैं उसमें कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। जैसे ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाओ, इधर नीचे भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस, सपोज कर लो क्या ले ले, R फ्रॉम इट। अब इस इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग वायर की वजह से कहीं से भी, यहां से पकड़ लो, यहां से R दूरी आने के बाद इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहला काम ये है, फर्स्ट ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, और ये सारी गॉसियन सरफेस किसके लिए कैसी होगी वो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसमें नियम ये होगा कि अगर इधर R दूरी है ना, तो यहां से भी इधर R दूरी बढ़ो,
और यहां से लेकर एक लाइन खींचो, यहां से लेकर एक लाइन खींचो और थोड़ी दूर पर एक गॉसियन सरफेस बना लो। और इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी का क्या समझ लो, आराम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। हम बोले कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो सबसे पहले मेरा काम यह है कि हमें एक गॉसियन सरफेस बना लेना है। अब हमें गॉसियन सरफेस कैसे पता चलेगा कि किसके लिए क्या है, तो वो प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो आप जान लो कि जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो उसके लिए गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा। स्फीयर के लिए जब बनाओगे तो उसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए आपने एक गॉसियन सरफेस बना ली। अब यहां से आप कहोगे कि आपके पास दो तरीका है इसके अंदर का फ्लक्स निकालने का। मान लेते हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसका लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन यहां से लेकर जहां से गॉसियन सरफेस बनाया है वहां से लेकर यहां तक का लेंथ को मान लो हम स्मॉल एल बोल देते हैं। तो आप बोलोगे इस गॉसियन सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला हमारे पास फॉर्मूला है E.dA, ठीक है। अब अगर हम इस सरफेस के लिए देखें तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसी बनेगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये बीच वाला पूरा ये सिलेंडर है तो ये ऊपर ये नीचे और बीच वाला पूरा एक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर ऊपर, तो एंगल क्या बना? थीटा बराबर 90 डिग्री। मान लो इसको फ्लक्स 1 कहते हैं तो ये हो गया E A cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया। फिर दूसरे सरफेस के लिए देखें तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नहीं समझ में आएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ बताया है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अभी भी एंगल बना थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से भी लिखा कि फ्लक्स 2 मान लेते हैं इस सरफेस की वजह से, तो ये हो गया E A cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की वैल्यू 0 तो ये पूरा भी 0 हो गया। एक ये बीच वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ये बीच वाले सरफेस की वजह से। तो आपने बोला कि इसका एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्योंकि ये बीच वाले सरफेस का एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द क्या कहते हैं उसको, अवे फ्रॉम दी सरफेस, मतलब समझो आउटवर्ड नॉर्मल ना। सरफेस अगर ऐसा स्फेरिकल है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर ऊपर अंदर वाला नहीं होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। यानी एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड लेना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। अब इसके लिए फ्लक्स 3 बोल दो तो आप बोलोगे E A cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स 3 क्या आ गया? E A आ गया, कोई दिक्कत। यानी फ्लक्स ड्यू टू मैथमेटिकल वे, तो ये आपके पास आया ड्यू टू फ्लक्स 1 प्लस ड्यू टू फ्लक्स 2 प्लस ड्यू टू फ्लक्स 3। फ्लक्स 1 0 है, फ्लक्स 2 0 है और फ्लक्स 3 क्या आया? E A आया। यानी ये टोटल फ्लक्स आ गया आपके पास E इंटू A। अब एक आपको कौन सा लेना है, समझेंगे आराम से, मेरी बात को आराम से प्यार से अच्छे से समझेंगे। एरिया किसका लेना है, तो आप किसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो? इस वाले पोर्शन के लिए। तो हमेशा याद रखना E.dA का जब भी फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पर जो एरिया DA का इंटीग्रेशन होके जो एरिया A आएगा, ये एरिया हमेशा ऑलवेज 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 किसके लिए लेना है? गॉसियन सरफेस का एरिया। किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का एरिया। किसका एरिया लेना है? गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। गॉसियन सरफेस क्या है? सिलिंड्रिकल है। तो यहां से आपने बोला E इक्वल्स टू E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया, और इसका एरिया ये ऊपर वाला का एरिया ले नहीं रहे हो, नीचे वाला का एरिया ले रहे हो, यानी यहाँ पर एरिया किसका आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो r तो अभी भी रेडियस r है, मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r है, लेकिन h की जगह हमने क्या माना है? लेंथ l माना है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E इंटू 2 पाई आर एल आ गया। यानी मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया E इंटू 2 पाई आर एल।
अब हमें निकालना है गॉस लॉ की मदद से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ गए? तो एक क्वेश्चन इरेज कर दे। अब कहता है गॉस सर कहते हैं कि ना, इतना मेहनत करके हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि इस सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज पर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई भैया? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो चार्ज सिर्फ इतना दूर तो है नहीं, पूरा भरा पड़ा है, तो हमें इतने दूर का चार्ज चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये कैसा चार्ज है? लीनियर चार्ज है। तो लेमडा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इतने दूर में कितना चार्ज है? तो लेमडा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट लेंथ कितना लिया है आपने? एल लिया है। यानी यही कर रहा है ना, जितना दूर का चार्ज चाहिए उसका लेंथ लेना है। तो हमने मान लिया कि ये पूरे का हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये पूरा यूनिट लेंथ पकड़ लिया हमने, कितना दूर का यूनिट लेंथ है। इनफाइनाइटली है तो बहुत सारा यूनिट लेंथ होगा। मान लो आपने 5 सेंटीमीटर 5 मीटर पकड़ लिया, तो यहाँ से चार्ज बोलोगे कितना आ गया? लेमडा इंटू एल आया। तो यहाँ इतने दूर में कितना चार्ज है? लेमडा इंटू एल, यानी पर यूनिट लेंथ में चार्ज है लेमडा, तो टोटल लेंथ एल है, इसमें कितना चार्ज होगा? तो लेमडा एल चार्ज होगा। यहां से डाल दिया क्यू इनसाइड की जगह लेमडा एल, और यहां से एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गॉस लॉ की मदद से, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला आपने मैथमेटिकल। ये दोनों किसी एक सिलेंडर का ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहां से आप कह सकते हो कि जो ये आया लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसी के बराबर है ई इंटू 2 पाई आर, एल के बराबर, एल ने एल को मार दिया। अब यहां से आपके पास क्या बचा? E इक्वल्स टू 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, लेमडा ऊपर रह जाएगा, तो लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? कुछ चीजें इरेज करें यहां से। अब देखो एक चीज समझाते हैं। अब आप यही सेम चीज जब आप कूलम्स लॉ से निकाल रहे थे, तो आपके पास कूलम्स लॉ से क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2k लेमडा अपॉन आर आया था। जहां पर हमने ए लिया था तो ए आ गया था। ठीक है, ए ले लो इसको या आर ले लो। अब सवाल उठता है कि सर ये और ये सेम कहां है? तो देखो यहां पर आपको निकला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? ई बराबर 2 लेमडा अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट में थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और आप जानते हो कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके k लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? 2k लेमडा अपॉन r माने हैं तो r, a मानते तो a। तो ये सेम चीज हमें गॉस लॉ से भी आया, सॉरी कूलम्स लॉ से भी आया था, गॉस लॉ से भी आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने जब कूलम्स लॉ से बताया था तो 2k लेमडा अपॉन आर आया था, यानी 2k लेमडा अपॉन ए आया था, क्योंकि हमने दूरी ए ली थी, यहाँ पर आर ली है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2k लेमडा अपॉन ए लाओ या आर लाओ, तो कैसे लाओगे सर? तो आप कहोगे कि 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 लेमडा ऊपर में बच गया, और ये 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो 2k लेमडा अपॉन आर आ गया, जो कूलम्स लॉ से भी आया था। समझ में आया बात? तो इसी तरह हर डेरिवेशन में पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू मैथमेटिकल, और फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉस लॉ। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर केसेस में मिलता चला जाएगा। समझ में आया बात? श्योर शॉर्ट लिख लो, इसमें से जो भी बातें लिखनी है एकदम प्यार से। आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया? कंफ्यूजन नहीं है? देखो ना, मैथमेटिकल ऐसे निकाला है, कंफ्यूज मत करना, ये मैथमेटिकल था। ठीक है, ये तो समझाया है। ठीक, ये मैथमेटिकल निकाला और ये गॉस लॉ से लिख दिया। चार्ज कितना है उसकी जगह लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दिया, कहानी आ गई, ये डायग्राम में समझाया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। लिख लो, लिख लो। लिख लिया सर? समझना ज्यादा जरूरी है। कभी कभी अगर कोई चीज दिख नहीं रहा हो और हम पूरा भर दिए हो, तो आप पीछे करके लाइन बाय लाइन लिख के कर सकते हो। जैसे भी पूरा बोर्ड भर गया, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अरे सर कहाँ स्क्रीनशॉट दिला दिया आपने, मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए शुरू में ही स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे। ठीक है,
ओके सर, ठीक किया आपने, समझा दिया। बाद बाकी स्क्रीनशॉट लिखना ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। वीडियो है, आगे पीछे बढ़ाकर कुछ भी करके आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक, सब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन uniformly distributed plane sheet of charge at a distance r from it। कहता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज कुछ ऐसा है, गौर से देखना। आराम से समझना, घबराने की जरूरत नहीं, हम बहुत प्यार से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां से इसको ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन करो, ये क्यूबॉइड बना रहे हैं डायरेक्टली, ऐसा प्लेन शीट ऑफ चार्ज और ऐसा। ठीक है, अब इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज में, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इस जगह पर चार्ज फैला हुआ है, बात समझ रहे हो? क्यूबॉइड है, उसके इस तरफ भी चार्ज है और इस तरफ भी चार्ज है, पूरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज फैला हुआ है। ये इतना पतला है कि ये चार्ज सब एक दूसरे पर लग रहा है जैसे ओवरलोडेड है, लेकिन हम डायग्राम में थोड़ा सा अलग बनाए हैं। ठीक, अब कहता है ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज से, देखे डायग्राम कैमरा में कैसा दिख रहा है, समझ पाओगे? हाँ, समझ जाओगे, एकदम क्यूबॉइड है, दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि ये एक इस प्लेन पर है और एक इस प्लेन पर। अब कहता है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनफाइनाइटली, हर चीज क्या है? इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आप समझ जाओगे ना, पहले डायग्राम बना दिया ऐसे, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये भी क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ठीक, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। समझ गए बात को, कैसा था? अच्छा, इसमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r। तो अब इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो क्यूबॉइड बन के आएगा। कैसा बन के आएगा? इधर भी डिस्टेंस r बढ़ जाओ, क्यूबॉइड बन के आएगा। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे वो कैसा बन के आएगा? क्यूबॉइड बन के आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा के बना लेते हैं, ये क्यूबॉइड बन के आएगा। आराम से समझना है चीजों को। ठीक है, अब आराम से देखो, अब कहता है एट अ डिस्टेंस r बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया और इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बन के आया है वो आया है क्यूबॉइड बन के, जो एनसीईआरटी ने समझाया है। ठीक है, अब इस जगह पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर साइड कैसा होगा? इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर साइड भी कैसा होगा? इस तरफ। हमारे पास कितने सरफेस है? तो हमारे पास एक ऊपर का सरफेस है, एरिया, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री, यानी मान लो ये फ्लक्स 1 है, ये भी 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 होगा। एक सबसे नीचे वाला सरफेस आएगा, उसके लिए जो एरिया वेक्टर निकालोगे वो नीचे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री, तो फ्लक्स 2 भी क्या हो जाएगा? 0। एक पीछे वाला सीट होगा, क्यूबॉइड बन रहा है तो 6 फेसेज होते हैं, तो एक पीछे वाला होगा जिसके लिए एरिया वेक्टर अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी मान लो वो अंदर वाला सीट की वजह से भी 90 डिग्री बनेगा थीटा की वैल्यू, और वो फ्लक्स 3 मान लो वो भी 0 हो जाएगा। आगे वाले प्लेन के लिए देखोगे, ये वाला सीट के लिए तो एरिया वेक्टर आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी फोर्थ वाले के लिए भी थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आएगी और फ्लक्स 4 भी 0 हो जाएगा। लेकिन इस वाले के लिए देखो, ये वाला सरफेस, ये जो साइड में ये वाला सरफेस है,
इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और सेम इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यानी यहाँ पर थीटा 0 डिग्री और यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री। ये फ्लक्स मान लो 5 है, तो ये क्या आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी ई ए आ जाएगा। यहाँ पर फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स ड्यू टू 6 मान लो, तो ये भी आएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी ई ए। तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स इज ड्यू टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 5 प्लस phi 6। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये ई ए है और ये भी ई ए ही है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर है। यानी यहाँ से नेट फ्लक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, दैट इज 2 EA। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, और ये किसकी वजह से आता था, ई डॉट डी ए जोड़ते थे। अच्छा, उसी को phi 1 phi 2 phi 3 किया हमने। तो यहां से आप देखो, गौर करोगे तो E2 E और एरिया, तो एरिया इस समय किसका लेना है, गॉसियन एरिया। बताया था इस समय जो फ्लक्स निकालते हो मैथमेटिकल, उसमें किसका एरिया लेना होता है, गॉस का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, तो मान लो साइड इसका ए है, ये क्यूबॉइड है, इसका ये वाला साइड कुछ भी है, मान लो लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका भी ए मत मानो, क्यूबॉइड का, ये जो क्यूबॉइड बना हुआ होगा ऐसा ही बना हुआ है ना, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ये वाला प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो बना हुआ है कुछ ऐसा ही बना हुआ है। अब इसमें मान लो ये वाली लेंथ रही होगी, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट आ रहा है। इसके अंदर भी ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, तो क्या अंदर आ रहा है, ब्रेथ और हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो हमें मिल गया कहां से, मैथमेटिकल से। अब हम गॉस लॉ से आए, तो गॉस लॉ में कहता है, गॉस लॉ हमें कहता है कि कुछ मत करो, सीधा आप Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दो। तो आप बोलोगे इसके अंदर चार्ज कितना है, तो ये क्योंकि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सिग्मा बराबर, क्योंकि सरफेस पर चार्ज फैला, वैसे पहले लीनियर चार्ज था, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो भैया ये वाला जो सरफेस कटा होगा अंदर में, कहीं ना कहीं क्यूबॉइड की वजह से, ये क्यूबॉइडल सरफेस ही तो कटा होगा, ये क्यूबॉइडल सरफेस ही तो कटा होगा, ये वाला जो सरफेस कटा होगा वो इनडायरेक्टली क्यूबॉइडल सरफेस ही तो कटा होगा। ये लग रहा होगा ना कि पूरा क्यूबॉइड है, क्योंकि देखो ना, गौर थोड़ा करना पड़ेगा, ये पूरा क्यूबॉइड बनाया है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो वही पोर्शन बच गया होगा, जैसे ऐसे वही पोर्शन बचा होगा जो बनाया है आपने अभी अभी। तो इसके लिए भी आप डालोगे, तो यहां से डालोगे सिग्मा बराबर अपॉन एरिया की जगह फिर B इंटू एच, क्योंकि ये सब इसी तरह बनता जा रहा होगा, यानी जितना दूर में चार्ज है वो भी B इंटू एच है, इसको इधर सॉरी Q अपॉन B इंटू एच, यानी चार्ज इनसाइड उस पार्टिकुलर सरफेस पर कितना है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू B इंटू एच, सिग्मा इंटू एरिया होता है, Q अपॉन एरिया, एरिया की जगह B इंटू एच, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा इंटू B इंटू एच, यानी Q इनसाइड आ गया सिग्मा B इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकल भी निकाल लिया और हमने गॉस लॉ से भी निकाल लिया, दोनों तो फ्लक्स ही है, तो दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हमें मिला 2E इंटू B इंटू एच बराबर, यहां से मिला हमें सिग्मा इंटू B इंटू एच, H से H मर गया, B से B मर गया, तो यहां से हमें मिला, नहीं एप्सिलॉन नॉट भी था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ना ये है ना, तो यहां से हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओए हुए हुए हुए, अब यहां से हमें एक बात समझ में आई कि सर इसमें R का तो कहीं पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कहता है कि इट इन दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस, अगर आपसे कोई बोले कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस R है वो बहुत 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 छोटा है प्लेन शीट से,
क्योंकि प्लेन शीट कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। समझो समझो क्या कहना चाह रहे हैं, प्लेन शीट बहुत बड़ा है और डिस्टेंस आप इतना ले रहे हो। मान लो प्लेन शीट 100 मीटर का है और डिस्टेंस आप 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर कुछ भी लोगे तो इसके हिसाब से तो डिस्टेंस वही दिखेगा, उसको लगेगा अरे पुद्दू सा कुछ कहीं रखा हुआ है। यानी डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट के कंपेयर में, इसलिए ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस प्लेन शीट को छोटा कर दो तब डिस्टेंस पे डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, तो जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो इसका डेरिवेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी बहुत चीजें विजुलाइज हुई इसमें से, पक्की वाली बात। इसका एरिया हमने कैसे बी इंटू एच लिया, क्योंकि ये वाला पोर्शन हर जगह बनता हुआ जाएगा तो इतना दूर यही पोर्शन इधर से काटेगा ना चार्ज को, इसलिए वो लिया। अब हम आते हैं ड्यू टू स्फीयर, लिख लो इसको। पक्का समझ में आया? टाइम कितना हुआ देख लेते हैं। अभी 35 मिनट हुआ है, 2 घंटे तक जाएंगे। कर दे इसको इसमें, रहने दे इसी में। चलो इसको, इस वीडियो को इसी में खत्म करते हैं। नहीं खत्म करते हैं, आगे पढ़ा ही देते हैं। लिख लो क्यों खत्म करना है, स्फीयर की वजह से भी बता ही देते हैं, फिर क्वेश्चंस बता देते हैं। 2 घंटे लगेंगे तो लगेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा कम से कम। ठीक है, नोट डाउन कर लो। लिख लिया? और थोड़ी बहुत डायग्राम को विजुलाइज करना, समझ रहे? ये कैसा सरफेस था, गॉसियन सरफेस लिख दिया था कि बॉयड है। ये सब चीजों को थोड़ा बहुत विजुलाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में करोगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर और इतना सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो इसलिए हम थोड़ा, अगर फास्ट चल रहे हो तो आप घबराना मत, थोड़ा सा पीछे से भी पढ़ लेना। ठीक है, ये चैप्टर अब देखो, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये गलत फहमी भर गई है यूट्यूब से देख देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से सिर्फ एक ही नंबर का आएगा। अरे सर जी मानते हैं, चलो ना 1 नंबर का भी नहीं आएगा, लेकिन हम इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड अच्छे से नहीं आएगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी नहीं आएगा, उसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी नहीं आएगा। अगर उसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं आएगा तो उसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, और उसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा तो अल्टरनेटिंग करंट भी समझ नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर 1 नंबर का भी नहीं आया, फिर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। तो स्फीयर में अगर आपके पास ऐसा कुछ लिख के दिया जाए, याद रखना थिन सेल, तो समझना ये कैसा स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग। अगर आपके पास सेल जैसा शब्द दिख जाए, थिन सेल, तो समझ लो कि ये ऐसा कुछ है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग। और इन तीनों केसेस में जो स्फीयर बनेगा उसमें चार्ज जो है इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज जो है उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, सिर्फ एक केस दिखेगा जहां पे थिन सेल नहीं लिखेगा, लिखेगा स्फीयर और डायरेक्ट लिख देगा, और ये स्फीयर है हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। और एक लौता यही है जिसमें जो चार्ज है उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज जो है उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया निकालोगे तो Q अपॉन एरिया लिखोगे, और यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो रो बराबर Q अपॉन वॉल्यूम लिखोगे। और एरिया ऑफ स्फीयर आप जानते हो कि एरिया ऑफ स्फीयर, मान लो इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो एरिया होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये पता होना चाहिए। यानी हम आपको एक बार इसके रिगार्डिंग डेरिवेशन दिखाएंगे, एक बार तो समझ लो थिन सेल, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग नहीं लिखेगा, सेल, थिन सेल लिख दिया तो समझ जाओ ये तीनों में से कोई एक केस है, चार्ज जो है उसके सरफेस पर है। सीधा स्फीयर दे दिया, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं लिखा और सेल नहीं लिखा, तो समझ जाओ ये है, सेल लिखेगा ही लिखेगा।
तो सेल टर्म को याद है। सेल नहीं लिखेगा तो ये डायरेक्ट टर्म देगा तो और आसान हो गया, लेकिन डायरेक्ट ना देके स्फीयर दे दे और सेल दे दे, तो स्फीयर दे तो ये समझोगे, सेल दे दे तो ये समझोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छे से लिख लो इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सेल। लिख देंगे तो आप सीधा समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सेल। यहां पर लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन थिन सेल। यानी थिन सेल के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और थिन सेल है, मतलब ये स्फीयर है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सीधा कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, थिन सेल ना कहे तो उसको अंदर में लेके चलना है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहां है, अंदर में है। तो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन थिन सेल। थिन सेल यानी हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग की कहानी। एट अ डिस्टेंस आर, और आर हो सकता है कि इनसाइड हो या आउटसाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनसाइड की पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाली पॉइंट आर लेते हैं और इस जगह के पॉइंट को पी लेते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले आर, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो हमने बोला मान लो स्मॉल आर छोटा है रेडियस से, यानी ये इनसाइड की कहानी है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल निकालेंगे, तो बोलेंगे फ्लक्स बराबर होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब यहां पर सबसे पहले एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे करने से पहले हम बोलेंगे कि भैया ये गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक मैथमेटिकल निकालने का तरीका ये है, और गॉस लॉ हमें बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहां पे, ये Q इनसाइड कहां पे चाहिए, गॉसियन सरफेस में। कैसा चाहिए, गॉसियन सरफेस जो आप बना रहे हो उसके अंदर का चार्ज। अभी भी देख रहे थे ना कि जब आप क्यूबॉइडल से बना रहे थे, जब क्यूबॉइडल से बना रहे थे इनफाइनाइटली लॉन्ग का, तो यहाँ पर जो एक गॉसियन सरफेस बनाते थे क्यूबॉइड, गॉसियन सरफेस जो आपने एक क्यूबॉइड बनाया था तो आप चार्ज पर यूनिट ले रहे थे। तो यही वाला गॉसियन सरफेस का चार्ज ले रहे थे ना, पूरा चार्ज थोड़ी ले रहे थे। उसी तरह जब आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला लिया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला लिया था एट डिस्टेंस आर पर, जब आप एक सिलेंडर बना के आए थे, जब आप एक सिलेंडर बना के आए थे तो आप इसी का एरिया ले रहे थे ना, जितना सॉरी इसी का चार्ज ले रहे थे ना, यानी इसके अंदर जितना चार्ज है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो वाली चार्ज की बात होगी। और इनसाइड पॉइंट में क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, यानी Q इनसाइड जो है गॉसियन सरफेस में वो जीरो है। तो यहां से बोलोगे कि कूलम्स लॉ के हिसाब, सॉरी गॉस लॉ के हिसाब से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड जीरो है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो आ गया। और मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे नहीं, सीधा बोल देंगे E डॉट डी ए बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इनसाइड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो यह आ जाएगा E इंटू ए बराबर जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो गया इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस बनाए थे उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं। चार्ज नहीं था तो गॉस लॉ से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में चार्ज इनसाइड जीरो हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। अब ये जीरो के बराबर, इसको इंटीग्रेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, बाहर निकल गया, डी का इंटीग्रेशन ए आ गया बराबर जीरो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी समझाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिन सेल दैट इज हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग इज जीरो। इनसाइड की पॉइंट समझ में आई। अब इसी में कहेगा आउटसाइड समझाओ सर, आउटसाइड क्या होगा।
तो देखो इरेज करें, कर दो सर। अगर हम आउटसाइड की कहानी को समझे तो हमने बोला कि मान लो यहां से कहता है आगे बढ़ो एट अ डिस्टेंस आर, आगे बढ़ो और एट अ डिस्टेंस आर ऑन अ पॉइंट क्यू, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, बना दिया। अच्छा, अब आपने बोला कि अगर हम मैथमेटिकली निकालें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डी ए। अब देखो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो हम जानते हैं बाहर की तरफ। अब हम अंदर की कहानी नहीं देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है। ठीक, अब इस जगह पर अगर एक छोटा सा एरिया काटे, क्योंकि डीए लिखा है हमने, तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ है, बाहर है, यानी थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर काटे तो एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर है, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर अगर एक एरिया वेक्टर काटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर, और सरफेस के एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल होता है, अंदर वाला लेते नहीं है डीए, तो थीटा बराबर 0, यानी हर जगह थीटा बराबर क्या आ रहा है 0। यानी यहाँ से कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चीज फिक्स्ड होता है उसको बाहर निकाल लिया। डीए 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 का इंटीग्रेशन किया तो आ गया ई इंटू ए, और ये हमें एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, क्योंकि उसी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या माना है आपने, स्मॉल आर। तो यहां से कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली इज ई इनटू, और स्फीयर का एरिया अभी बताया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी मैथमेटिकली आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। अब गॉस लॉ की मदद लेते हैं। अब गॉस लॉ की मदद ली हमने, तो हमने बोला कि हमें गॉस सर ने बताया है उतना मेहनत मत करो। क्या करो, आप लिखो फ्लक्स इनसाइड 3D डायग्राम इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दो तरह से इसको बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में चार्ज, टोटल चार्ज बता दे आपको, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थिन सेल, ये अगर बता दे कि क्यू है, तो मान लो टोटल चार्ज जो थिन सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, तो यहाँ पर क्यू की जगह क्यू लिखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्योंकि टोटल चार्ज जो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से ये मैथमेटिकली ये गॉस लॉ से, तो ये दोनों को इक्वेट करोगे आप, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। और जैसे ही ऐसा आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने क्या बोला, इट सीम्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, इट सीम्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही बताते थे। और ये थिन सेल की वजह से भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया। अगर चार्ज दिया हुआ होता तो, अगर क्वेश्चन में ये ना देके ये बोल देता कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू यानी सिग्मा की वैल्यू दी गई है, तब क्या करते, तो आप कहते कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया इस समय किसका लोगे, तो जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है ना भैया, चार्ज इसके ऊपर थोड़ी है, यानी इस समय जो एरिया लेते हो, एरिया वो एरिया लेते हो ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया लेते हो, यानी सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एरिया की जगह 4 पाई, और इस स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ में टोटल चार्ज कितना मिल गया हमें, सिग्मा
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया है, इसको इरेज करते थोड़ा सा बीच में से लिख लो, पहले लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया, थोड़ा और हट जाते, लिख लो, लिख लिया सर। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन थोड़ा हटा लेते हैं, ये सब पा चुके हैं ऑलरेडी, इसी का तो डेरिवेशन करके यहाँ लाए। तो यहाँ से आप बोलोगे कि हम रखेंगे यहाँ पर E इक्वस टू के, क्यू की जगह क्या आया हमें, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आया, यही के की जगह पर, हाँ के ठीक है, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के की जगह कोई कहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दो, तो ई बराबर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये तब यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू दे दिया जाए और रेडियस दे दिया जाए, तब ये फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि देखो इसमें क्यू की वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज दिया हुआ नहीं रहेगा। और अगर क्वेश्चन में चार्ज दे दिया जाए तो सिंपल आप देखोगे कि स्फीयर के लिए थिन आउटसाइड जो होता है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। यहां तक बात समझ में आई? एकदम बोलो, एकदम थोड़ा साफ लिख नहीं पा रहे हैं, लिख तो रहे हैं, साफ ही दिख ही रहा होगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टॉपिक एकदम बहुत प्यार से समझ में आए, एकदम खुश हो जाओ, आप लगे कि हाँ सर पढ़ाया है आपने। ठीक है, इरेज करें, लिख लो फास्ट फास्ट, जो भी इसमें से बातें आपको अच्छी लगती है लिख लो, समझनी है थोड़ा पीछे चले जाओ। ठीक, लिख लो। ये तब यूज करोगे जब चार्ज की वैल्यू नहीं पता हो, चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू पता हो। और ये वाला तब यूज करोगे जब चार्ज का वैल्यू पता हो, चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू नहीं पता हो, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिखने के जैसा लगेगा कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लिख लो जल्दी, लिख लिया, समझ गए कहानी को? इरेज कर दे, ये तब यूज करोगे, कब यूज करोगे, सारी चीजें समझ गए। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि चार्ज जो है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था और वो खत्म होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन होगा तो ये पूरी की पूरी कीजिए बेटा खत्म। ठीक है, ओके सर, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा, अच्छे से समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर एकदम जल्दी 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 हवाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, थैंक यू। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड charge on solid non-conducting sphere, solid non-conducting sphere। क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग नहीं लिखेगा, अगर आपको लिख दे सॉलिड या कुछ भी ना लिखे, सीधा लिख दे हाँ चलो सॉलिड लिखता है, मान लो सॉलिड स्फीयर, तो आप समझोगे चार्ज इस पर है। ठीक, या आपको लिखता है कंडक्टिंग स्फीयर, कुछ भी लिखे, अगर स्फीयर शब्द का इस्तेमाल करेगा तो ये लिखोगे, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहेगा, कंडक्टिंग तो कहेगा ही नहीं, नॉन कंडक्टिंग कहेगा, स्फीयर कहेगा तो ये, और जैसे ही थिन सेल कहे, क्या कहे, थिन सेल, तो समझ जाओगे चार्ज इसके सरफेस पर है, इसके वॉल्यूम पे नहीं है। तो कहता है हमारे पास कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन solid non-conducting sphere at a distance r from it। और सेम पिछले वाले की तरह r जो है वो इन साइड भी हो सकता है या आउट साइड भी हो सकता है। तो ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें चार्ज चारों तरफ भरा पड़ा है, अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम भले यूनिफॉर्मली ना बनाए, थोड़ा जगह छोड़ दें। अब मान लो यहाँ से सेंटर से इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब एक बार आपसे पूछेगा कि इनसाइड पॉइंट स्मॉल आर पे एट अ पॉइंट पी बताओ, और एक बार आपसे पूछ लेगा कि आउटसाइड पॉइंट क्यू पर, जहां पर स्मॉल आर अभी भी दूरी है, आर कुछ भी हो सकता है, इस जगह बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सबसे पहले हम आउटसाइड की समझते हैं क्योंकि आउटसाइड थोड़ा इजी है। अब जब हम अगर स्मॉल आर को बड़ा रखेंगे रेडियस से, तब देखते हैं कि क्या होगा। तो आप कहोगे सर कुछ होना थोड़ी है, पहले तो गॉसियन सरफेस बना लो जिस पॉइंट पे भी निकालना है, बना लिया। अब आपने बोला पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसमें तो कोई सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं, हम एक दो जगह बना देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह रेडियली आउटवर्ड होगा। अब इस पॉइंट पर देखोगे तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यानी हर जगह एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक डायरेक्शन में होगा, नहीं हर जगह थीटा की वैल्यू देखोगे 0 डिग्री आएगा। तो मैथमेटिकली जब आप फ्लक्स निकालोगे तो आप बोलोगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिख दोगे तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीए हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन ए होगा। और एरिया किसका लेना है इस समय हमेशा हमको किसका एरिया लेना है, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, और स्फेयर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैथमेटिकली आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, ये तो मैथमेटिकली आ गया। अब लोग कहेगा गॉस लॉ से बताओ, गॉस लॉ में सबसे बड़ा तकलीफ होता है चार्ज निकालने का। तो गॉस लॉ आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसी तरह अगर क्वेश्चन में चार्ज गिवन हो तो ये डायरेक्ट Q इनसाइड की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो। अगर चार्ज गिवन हो तो ये बात फिर लिख देते हैं, क्वेश्चन इरेज कर दो सर। ये जो आर्क बड़ा था ये कैसी पॉइंट थी, आउटसाइड थी, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपने बोला कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास दे दिया गया हो सेम चीज, कि अगर क्वेश्चन में आपके पास चार्ज गिवन हो, चार्ज गिवन जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज गिवन हो Q, तो आप डायरेक्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओ। अगर चार्ज की जगह रो गिवन हो, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गिवन हो, तब क्या करेंगे वो दिखाते हैं। तो पहले तो हमने मान लिया चार्ज गिवन है, तो यहां से बोला E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके आए तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट मिलके बन गया K, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही आई जो सरफेस पर चार्ज फैला हुआ था। जब चार्ज सरफेस पे फैला हुआ था तो इसके अंदर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब बाहर की तरफ आए तो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड K Q अपॉन आर स्क्वायर ही आया। अगर चार्ज Q गिवन था तो यहां पर भी सेम आया, यानी यहां से कहोगे इट सीम्स लाइक पॉइंट चार्जेस, ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा चार्ज एक ही जगह पर है, ठीक। ये फॉर्मूला लगाना है, चार्ज गिवन होगा तो, अगर वो नहीं गिवन है तो ये यूज करोगे, तो रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इस समय कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे, ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर वाले पे। तो यहां से रो बराबर लिख सकते हो Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई और रेडियस है कैपिटल आर क्यूब, यानी यहां से चार्ज बराबर आ गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कोई दिक्कत है, पक्की वाली बात। अब इसकी जगह पुट कर दो, क्यू की जगह इरेज करे कुछ भी, ये इरेज कर दे, लिख लो। हर बात को लिखते चलो, समझते चलो, प्रॉब्लम नहीं हो। यानी यहां से आपके पास चार्ज बराबर क्या मिल गया, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से आप बोलोगे E बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर नीचे है, ये K की जगह डाला, Q की जगह ये डाल दिया और आर स्क्वायर था डाल दिया। यहां से 4 पाई को काट देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या मिला, 3 रो आर क्यूब
नहीं 3 नीचे चला गया, रो आर क्यूब बचा, 3 तो फ्रैक्शन में है ना, तो नीचे आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है इसके इनसाइड की कहानी। लिख लो इसमें से जो भी चीजें लिखनी है, अच्छा है, मजेदार है, कोई बहुत टफ भी नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होना है। लिख लिया, अब इसके इनसाइड की कहानी समझते, इरेज करें, कर दो सर। अब इसके इनसाइड वाले स्मॉल आर की कहानी समझते हैं, ये वाली कहानी अच्छे से समझ में आ रहा है ना? पक्का बोलो, क्योंकि ये वीडियो पहला ऐसा है जिसमें बहुत जल्दी से चल रहा है, लेट नहीं कर रहा है। अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो। अब इस स्मॉल आर वाली, यानी ये स्मॉल आर अब जो है वो छोटा है रेडियस से। पिछली बार में क्या था, बड़ा था, अब छोटा है। तो इस जगह गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। बोलोगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। देख रहा ना नीचे वाला जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर भी तो चार्ज भरा पड़ा है, उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल, यानी हर जगह फिर थीटा बन रहा है 0 डिग्री। तो आप बोलोगे ये इनसाइड की कहानी है। यहाँ से बोलोगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू मैथमेटिकल वे, तो ई डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहां से आपको आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इंटीग्रेशन डीए 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 का इंटीग्रेशन करोगे तो ई इंटू ए, और ये एरिया शुड ऑलवेज बी ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो ई डॉट डीए में एरिया लगाते हैं वो किसका, गॉसियन सरफेस का। ये पहले वाले में जब आउटसाइड था उसके लिए ये गॉसियन सरफेस था, और ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है। ये बीच वाला क्या है, ये ओरिजिनल स्फीयर है जिसकी मदद से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से गॉसियन सरफेस का एरिया, तो ये गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिक्स की मदद से ये आ गया हमारे पास ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है फ्लक्स गॉस लॉ की मदद से, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे निकाले, तो हमने बोला पूरे पर मान लेते हैं अंदर में चार्ज Q रहा होता, तो आप बनाते थे सिग्मा बराबर, आप क्या करते थे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई। किस पे चार्ज फैला हुआ है, पूरे स्फीयर पे चार्ज फैला हुआ, तो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये यहां से चार्ज क्या मिला, Q बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्या है आपके पास, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है आपके पास इंटू रो छोड़ दिया ना, रो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल चार्ज है आपके पास रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। लेकिन आपको चार्ज कितने दूर का चाहिए, ये गॉसियन सरफेस का चार्ज चाहिए, ये गॉसियन सरफेस का चार्ज चाहिए। तो जितने का चाहिए, अगर टोटल का चार्ज दिया हुआ है उसमें अगर इसके चार्ज इतने वाले से समझो, टोटल आपके पास मान लो 10 आम है, और आपको कहता है इतने दूर का बताओ, मान लो 10 मीटर स्क्वायर में या किसी एरिया में, या मान लो एक थैली है जो कि 10 मीटर का है, उसमें आपके पास एरिया सपोज करो आम है 5, तो आपको बोलेगा 2 मीटर स्क्वायर में कितना आम होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 5, तो उसका 5 का 5 कर दोगे, यानी 1 आम बचेगा। समझ रहे हो बात को ना, बात को समझो आराम से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमने बोला पूरे स्फीयर पे चार्ज है आपके पास इतना, और आपको कहता है इतने पर कितना चार्ज होगा, इतने छोटे जगह पर कितना चार्ज होगा, यानी ये 1 यूनिट के लिए ये टोटल चार्ज है, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दोगे 1 से, तो कितने एरिया में चाहिए आपको, बात को समझो। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपके पास। जब 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 आराम से समझना, हम कह रहे हैं कि आपके पास पूरा स्फीयर था, उसके पास चार्ज था, ये यही है ना, टोटल चार्ज तो यही है,
कि टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आ गया आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब कहता है आपको इतने छोटे जगह के लिए चार्ज चाहिए, इतने छोटे जगह के लिए, तो इस टोटल चार्ज को इसके एरिया से डिवाइड कर दोगे तो बचा हुआ चार्ज आ जाएगा। यही बात समझाने की, सॉरी, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो बचा हुआ चार्ज आ जाएगा। पक्की वाली बात, समझ रहे हो? ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम का चार्ज अगर 10 है, अगर हमने समझो, इसको ऐसे नहीं समझ रहे तो समझ लो, अगर आपके पास टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब मान लो, ठीक है, और आपको टोटल वॉल्यूम के ऊपर चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू, तो कहता है 5 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा। तो आपने बोला अगर टोटल वॉल्यूम इतना है, उसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम को अगर इससे डिवाइड कर दो तो उस जगह का वॉल्यूम मिल जाएगा, उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। नहीं समझो, एक ऐसे समझो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में, समझो यूनिटरी मेथड से समझो, हटाओ इतना सारा कहानी समझाने से अच्छा यूनिटरी मेथड से समझो। हमने सपोज कर लिया कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में टोटल चार्ज क्यू है, तो इतने वॉल्यूम में टोटल चार्ज क्यू है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो आपने बोला Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और आपको चार्ज कितने दूर में चाहिए, इतनी दूर के वॉल्यूम में चाहिए, तो यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा, तो एक में इतना है, तो स्मॉल आर क्यूब में क्या होगा, स्मॉल आर क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने गलत निकाल दिया क्या, इतने में टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, चार्ज की जगह डाल दिया, और यहां से आओगे तो ये क्या आ जाएगा Q अपॉन 4/3 कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैपिटल आर क्यूब नीचे आएगा, समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल चार्ज है हमारे पास ये, हाँ चार्ज टोटल ये हो गया, उसको एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यानी टोटल इतने वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज है कैपिटल क्यू, तो एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक 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 है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, इसको हटा लेते हैं, आप लिख लो एकदम घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम एक बार बुक से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, समझा भी देंगे आपको। हाँ ठीक है, घबराना नहीं। देखो अब हम इसको समझा देख लिया हमने, बुक में थोड़ा सा देखा, 2 सेकंड में समझ में आ गया हमें। देखो यहाँ पर जो हमने कैपिटल आर लिखा है रो बराबर, तो हमको चार्ज कितने दूर के लिए चाहिए था, सिर्फ इतने दूर के लिए चाहिए था, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट स्मॉल आर लिख लोगे तो ये आपको कहाँ का चार्ज मिल जाएगा, यहाँ का मिल जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो जो हम कह रहे हैं, सब इतना दिमाग मत लगाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, एकदम आसान तरीके से समझो जितना हमने बताया। देखो सिर्फ चार्ज निकालने में प्रॉब्लम है ना, देखो यहाँ तक तो हम निकाल लिए कि ये हमारा मैथमेटिकली आ गया, और गॉस लॉ की मदद से हमारे पास Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q की जगह अब हमें Q इनसाइड निकालना है, तो कितने दूर का चार्ज निकालना है, इतने दूर का चार्ज निकालना है। तो हमने बोला कि हमारे पास सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन 4 मतलब सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज की जगह चार्ज और वॉल्यूम जिसके थ्रू चार्ज निकालना है। तो इस बार इसके अंदर भी पहले क्या होता था कि जो गॉसियन सरफेस बनाते थे उसके अंदर पूरा जगह चार्ज नहीं होता था, जैसे ये गॉसियन सरफेस था तो इतना दूर चार्ज था, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम लेते थे, और इस समय इसके अंदर भी उतना ही चार्ज है, अंदर में भी चार्ज है, तो इसकी वॉल्यूम लेंगे तो टोटल चार्ज इनसाइड आ जाएगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि आपके पास टोटल वॉल्यूम 4/3 कैपिटल आर क्यूब में टोटल वॉल्यूम जब लेते हो, आप टोटल वॉल्यूम ले रहे हो तो उस समय चार्ज मान लो Q है, तो जब आप एक वॉल्यूम लोगे तो चार्ज कितना होगा Q अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इस पूरे टर्म को आप रो भी तो लिख सकते हो, यही तो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो आ गया। अब आपको चाहिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा, तो एक में रो है तो इतने में रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब समझा पाए, वही चीज है।
ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो। तो यानी यहाँ से क्यू इनसाइड पता चल गया। अब इस वाला पोर्शन को हटाते हैं, कंफ्यूज नहीं कर दिया ना हमने, नहीं, इसलिए हमने थोड़ा रुक के वीडियो के अंदर, अब देखो हम एडिट नहीं करते तो ये पार्ट एडिट कर देंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर सब सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंफ्यूजन सबको चलता है। तो यहाँ से हमें मिला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मिला Q इनसाइड की जगह डाल दो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो, ठीक है, और कुछ नहीं छूट रहा, नहीं, यहां से 4 कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर ने आर क्यूब को काटा, एक आर बचा, तो क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इधर से सब खत्म, इधर से रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिला। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड की है, ठीक है। ये चार्ज कैसे निकाला, समझ गया कि इतने वॉल्यूम में चार्ज क्यू अगर है तो एक वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम का जो चार्ज होता है उसी को तो रो कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में रो है तो इतने वॉल्यूम में रो से मल्टीप्लाई कर दिया, वही चीज वहां पर हमने आर थोड़ा सा अलग ले लिया था क्योंकि ध्यान नहीं दिया था कि चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारा डेरिवेशन हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, इसमें से लिख लो, जो समझना है समझ लो, कंफ्यूजन हुआ होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन समझ में आ जाएगा, लिख लो फास्ट, ठीक है। अब इस तरह से आपका सारा का सारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। लिख लिया, लिख लो। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने से पहले कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन इतना सारा किया है तो बना ही लेते हैं। अगर हम देखें, गौर करें, तो पहला जब हम ये ले रहे थे तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जब इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो इसके अंदर में r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इसी जगह से r डिस्टेंस दूरी पर आ रहे थे इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था KQ अपॉन आर स्क्वायर, और Q की जगह चाहते थे तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे पास सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर इसका आर मान लो तो इसकी जगह डालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था हमारे पास K इंटू क्यू बराबर हो जाता था सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाता था सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, K की जगह डाल देते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर था, 4 पाई काट दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था, ठीक है। अब इन दोनों केसेस का अगर ग्राफ बनाओ, ऊपर में हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे में रख दिया डिस्टेंस r। अब हमने ये स्फीयर बना दिया जिसका यहां से यहां तक का रेडियस r है, तो यहां से अगर आगे बढ़ोगे तो ये किसकी कहानी हो गई, यहां तक इनसाइड की कहानी, जहां पे स्मॉल r जो था वो कैपिटल R रेडियस से छोटा था, और यहां पर आउटसाइड की कहानी हो गई। अब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है E बराबर 0 है। आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ा, और E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, देखो इससे भी देखो तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे भी देखो तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आगे बढ़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरफ r स्क्वायर का ग्राफ आ गया। बोलो ग्राफ समझ में आ गया। उसी तरह जब आप सॉलिड स्फीयर लेते, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेते थे जिसके अंदर पूरा चार्ज फैला हुआ था, तो इस समय जब आप इसके आउटसाइड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे कि यहाँ पर KQ अपॉन आर स्क्वायर ही आता था, कोई कहता था रो बराबर आप डाल लो चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई, चार्ज पूरे में फैला हुआ रेडियस r में, तो क्योंकि इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए तो यहाँ पर r क्यूब डाल देते थे, तो ये चार्ज बराबर आ जाता था सिग्मा इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखते थे K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इसके ऊपर चार्ज था, ये वाला ऊपर में चार्ज था, ठीक है। और अपॉन में लिखते थे हम क्या बचा हुआ R स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ से 4 पाई को मार देता था तो हमें मिलता था सिग्मा R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो जो भी मिलता था। लेकिन इस समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r था, यानी आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनसाइड निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इनसाइड देख रहे थे, ये कैसा था, आउटसाइड था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। इनसाइड देख रहे थे तो आपको क्या आया था कि आपने डाला सिग्मा, डायरेक्ट लिख दे, सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या आया था, सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, मैथमेटिकली 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आया था, और जब आप चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकल देते थे तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि ये दूरी स्मॉल r थी, तो यहाँ से ये 4 पाई सब मार लेता था यहाँ पर, ठीक है, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर आता था, यहाँ r ने r को मार लिया था, कोई दिक्कत है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, q की जगह ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ऊपर में सिग्मा रो अपॉन 3 बचा हुआ होता था, और एप्सिलॉन नॉट यही आया था। तो इस समय देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, इरेज करें, सब समझा दिया, इसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर इसके लिए ग्राफ आप बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन में, और इस समय चार्ज इसके अंदर फैला हुआ है और इसकी रेडियस को आप इस कैपिटल R कहते हो, तो अंदर में क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी धीरे 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 बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे ही रेडियस पे पहुंच रहा है तो आउटसाइड में क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ, इसके लिए आपको थिन सेल लिख के भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत करना, इसके लिए डायरेक्ट स्फीयर लिख के दे देगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आई। आज की क्लास तो हमने लगता है मजा दे दिया आप लोगों को, पक्का। चलिए, अब इस तरह से पूरा जितना हमारे समझ से हो सकता था हमने आपको टॉपिक समझा दी है, कैसे कैसे किया है वो आप समझ जाओगे, पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। हेक्टिक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ सर, कोई बात नहीं, 12th का बोर्ड नजदीक है, थोड़ा हेक्टिक तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हो। अब ये पेज नंबर 40 का एग्जाम्पल 1.13 है, इसको आप ट्राई करो। 1 सेकेंड हम सिर्फ पानी पी लेते हैं ताकि इसको बनाकर ही रुके, ठीक। स्टार्ट करें, पानी पी ली हमने। चलो, कहता है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ अ चार्ज ZE। कहता है पहले माना जाता था कि एक एटम है जिसका पॉजिटिव चार्ज जो है उसके न्यूक्लियस पर है, और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ZE है, यानी आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो है वो ZE दिया हुआ है। Z आप जानते हो कि Z को हम एटॉमिक नंबर कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, सब बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE and surrounded by uniformly density of negative charge up to the radius r। इसका रेडियस मान लो r है और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज फैला पड़ा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला पड़ा है और मास पर भी चार्ज है, ठीक है। The atom has hole is neutral for this metal। अच्छा, यानी कहता है ZE surrounded by uniformly density of negative charge up to the radius r, the atom as whole is neutral for this metal। What is the electric field at the distance r from the nucleus। अच्छा, कहता है इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है, और ये जो टोटल निगेटिव चार्ज है, टोटल निगेटिव चार्ज है वो भी उतना ही है जितना न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी सब मिला के उतना ही है जितना इतनी दूरी के पास है। न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज है उतना उसके पास भी है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास निगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत। अब कहता है इससे r दूरी बढ़ के आप इस पॉइंट P पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इससे r दूरी बढ़ के इस पॉइंट Q पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इससे r दूरी बढ़ के इस पॉइंट S पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
समझ गया क्वेश्चन को? क्वेश्चन में कहता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, सॉरी न्यूक्लियस है, यहाँ पर पूरा न्यूक्लियस का जो चार्ज इतने दूर में जितना चार्ज है वो जेडी है, उसके अलावा पूरे स्फीयर पे चार्ज फैला हुआ है नेगेटिव, और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो माइनस जेडी है, नेगेटिव है इसलिए माइनस जेडी है, यानी नेगेटिव अलग से जेडी है और पॉजिटिव अलग से जेड ई है। अब इसकी वजह से बताइए कि आउटसाइड पी पर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा और इनसाइड पे क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? अब हम निकालते हैं। अगर भी डेरिवेशन किया है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान होगा। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि मान लेते हैं स्मॉल आर जो है वो बड़ा हो चुका है रेडियस से, तो इसके हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो आउटसाइड में अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू, या तो मैथमेटिकली हम ई डॉट डी ए लगा ले, या कूलम्स लॉ सॉरी गॉस लॉ से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा ले। तो कहता है इसके अंदर चार्ज है जेडी और इस पूरे पर चार्ज है जेडी, यानी क्यू इनसाइड क्या है आपके पास, क्यू इनसाइड है एक तो जेडी, किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, और प्लस एक है माइनस जेडी, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन होल स्फीयर, उसके वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है होल स्फीयर के। तो ये दोनों को देखोगे तो क्यू इनसाइड क्या आ गया, जीरो आ गया, जेडी माइनस जेडी, यानी आप देखोगे तो कहोगे कि ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलके ये न्यूट्रल बना ले रहा है, ये कह रहा है। तो ये जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, कहां पे, आउटसाइड। अब अगर आप इसके R बराबर R रखते हो, इसके सरफेस पर रखते हो, तब भी क्या है, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते ना आप, आउटसाइड लेते तो ये गॉसियन सरफेस बनाते। अब इसके अंदर चार्ज जीरो है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव जेडी है और बचा हुआ हम नेगेटिव जेडी है, पॉजिटिव जेडी नेगेटिव जेडी एक दूसरे को कैंसिल कर गया, क्यू इनसाइड जीरो हो गया। अब इस पॉइंट एस पर देखोगे, ये किस पर देख रहे हो आप, पॉइंट पी पर। अब अगर आप पॉइंट एस पर देखोगे जो कि सरफेस का पॉइंट है, तो आप देखोगे कि यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और ये गॉसियन सरफेस जो बना रहा है एग्जैक्ट सरफेस का जो स्फीयर का सरफेस है उसके ऊपर, यानी सारा चार्ज अंदर है। फिर से क्यू इनसाइड क्या है, अब फिर से जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा। अब इस पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही निकालना इस क्वेश्चन का मेन जान था, इसके अलावा तो कोई जान है ही नहीं। यानी बाहर में जीरो, सरफेस पर जीरो क्योंकि चार्ज इनसाइड जीरो है, यहां पर जीरो नहीं क्योंकि यहां पे चार्ज जीरो नहीं है, क्योंकि टोटल में जेडी है तो अंदर में तो थोड़ा कम होगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल बात समझ रहे हो? तो इसके लिए निकालना हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, इरेज कर दे। अच्छा, अभी आपने पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगा नहीं, हम फटाफट बता देंगे। तो अब आप बोलोगे कि आपको निकालना है पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू जो है वो स्मॉल आर जो है वहां पर वो रेडियस से छोटा है। तो आप पहले लगाओगे ई डॉट डी ए मैथमेटिकली, क्योंकि अब चार्ज इनसाइड जीरो नहीं है। अब देखो इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज जेडी और नेगेटिव चार्ज पूरा मिला के क्या है आपके पास, पूरा मिला के जेडी है, तो इसके अंदर जेडी से कुछ तो कम होगा। इसका मतलब इसके अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉइंट क्यू से बनने वाली जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि देखो ना पूरा मिला के जेडी है नेगेटिव, और पॉजिटिव सिर्फ इतने दूर में जेडी है, और गॉसियन सरफेस के अंदर में ये जेडी आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का कुछ ही पार्ट आ रहा है, यानी ओवरऑल अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनेगी, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते थे वो कर देंगे इसके अंदर, लेकिन अभी भी कुछ पॉजिटिव बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी कुछ बाहर भी छूट चुका है, और पूरा मिला के जेडी था नेगेटिव, और जेडी पॉजिटिव पूरा का पूरा अंदर में है, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो यहां से बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से मिल गया मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डी ए, ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए डी ए डी ए करोगे तो ई इंटू ए आ जाएगा। एरिया हमें कब हमेशा किसका लेना था, अभी पढ़े हो आप, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई इंटू गॉसियन सरफेस क्या है, ये स्फेरिकल है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैथमेटिकली तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब हम गॉस लॉ की मदद लेते हैं। अब हम गॉस लॉ की मदद लिए तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना है, तो आप बोलोगे Q इनसाइड है, एक तो जेडी है प्लस कुछ निगेटिव चार्ज है। जेडी तो पूरा है, निगेटिव चार्ज कुछ है, तो क्योंकि पूरा निगेटिव चार्ज नहीं है तो कुछ जो निगेटिव चार्ज है उसके लिए हम वॉल्यूम के लिए यूज कर सकते हैं रो इक्वस टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, जो तो रो बराबर, आराम से समझना है, यहां तक लिखो, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पहले हमने ये निकाल लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें निकालना, आराम से, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं। 2 सेकंड में निकाल के दिखा देता हूं, आराम अच्छे से देखो देखो समझो। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, ठीक है, हम सब समझ रहे हो आप। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डालोगे तो यहां से डालोगे Q बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने का वॉल्यूम लेना है, ये वाला, और ये वाला वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, और इसके अंदर एरिया कितना होगा स्मॉल। और बोलो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटे से जगह पर है, जिससे हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं रेडियस पे, तो 4/3 स्मॉल पाई r क्यूब आ गया। अब यहां से अब हमें प्रॉब्लम ये है कि निगेटिव चार्ज का दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट। अब यहां से कोई बच्चा कहेगा Q बराबर हम रो इंटू 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब, यहां पर Q इनसाइड की जगह डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह डाल देते हैं, और वो गलत हो जाएगा। क्यों सर? अरे आपके पास रो की कोई वैल्यू दी है? हमने बोला तभी यूज करना है जब रो की वैल्यू दी जाए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया जाए। हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया गया, इस समय हमें चार्ज ही दे दिया गया है जेडी। तो दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कुछ अलग तरीके से। कैसे दिमाग लगाएंगे, ऊपर वाला इरेज करें। ये तो हमने मैथमेटिकल निकाल दिया। अब चार्ज निकालने में थोड़ा देखो, समझो क्या कह रहे हैं। इसके अंदर जेडी चार्ज है, अब इसके लिए निगेटिव चार्ज के लिए आप रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लगाओगे, चार्ज की जगह चार्ज 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब लिखोगे, स्मॉल r क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, जो कि उस गॉसियन स्फीयर के अंदर का चार्ज होगा। ये तो अभी पढ़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपके पास रो की वैल्यू बात की गई है क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं की गई। तो हमने बोला अभी अभी पढ़ाया कि जब तक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया की बात ना करे तब तक चार्ज को क्यू की तरह ट्रीट करना है। तो इसके अंदर कितना क्यू है ये ध्यान रखेंगे। तो आप कहोगे इस पूरे से स्फीयर में अगर देखें तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन वॉल्यूम 4/3 पाई, और वॉल्यूम किसका लोगे r क्यूब, यानी टोटल स्फीयर का जो रेडियस r था उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर जो हमारा चार्ज है वो चार्ज है -जेडी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो आप बोलोगे -जेडी अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो कितने यूनिट में चाहिए, इसमें चाहिए, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब में कितना होगा, तो -जेडी अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो आ गया -जेडी स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, एक तो प्लस, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये r किसी की वजह से छोटा, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तरीका क्यों अपनाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त चार्ज दिया गया है। ये तरीका तब अपनाते जब चार्ज पर यूनिट, तब इस क्यू इनसाइड की जगह ये डाल देते और हमारा काम बन जाता। लेकिन इस समय क्यू इनसाइड की जगह ये प्लस, मतलब समझो हम जो कह रहे हैं यहाँ पर है जेडी, ये तो पक्का है उसके अंदर। अब आप निगेटिव चार्ज निकालोगे और ये डालोगे तो रो की वैल्यू नहीं, रो की चर्चा ही नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो इसमें ये तरीका आप नहीं अपना सकते। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर बोलोगे कि टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू इनसाइड हो गया, एक तो पूरा का पूरा जेडी है जो पॉजिटिव है, प्लस निगेटिव चार्ज इतना बचा है हमारे पास, तो -जेडी r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, कहानी खत्म, इरेज कर दे। समझ गए कैसे कैसे चीजों को पकड़ना था, ये पकड़ में आई। तो यहां से बोलोगे E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, यहां से ZE माइनस ZE r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब यहां से आप 4 पाई को इधर लेकर आओगे तो E बराबर ये क्या आ जाएगा, ये 4 पाई इधर आएगा तो 4 पाई, ये 4 पाई को उधर लगाओगे डिवाइड में आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसको K लिख सकते हो। फिर ये K इंटू 1/r स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में बचेगा ZD माइनस ZE r क्यूब अपॉन r क्यूब।
अब इस आर स्क्वायर को अंदर देख रहे हो ना, ये 4 पाई को इधर लाया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, आर स्क्वायर को लाया तो 1 बाई आर स्क्वायर बचा, ये पूरा का पूरा इधर था। अब और मन है तो और सॉल्व कर लो, वो के इंटू 1 बाई आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा जेड ई अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा जेड ई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब, ये इसको एक काट देगा तो यहाँ पर सिर्फ आर बच जाएगा। जो भी करना है कर लो, यहाँ तक छोड़ दो। समझ गए? इस बार हमने चार्ज ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि चार्ज की बात हमें दी गई थी। इस बार हमें क्या कहते हैं उसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं समझाई गई थी, इसलिए हम रो का कहानी लेके नहीं चल सकते। इसीलिए क्वेश्चन हमने आपको बना के समझाने की कोशिश की है। समझ में आई बात? बोलो जल्दी जल्दी देख के बोलो, पक्का समझ में आया या नहीं आया? इसमें से कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, जेडी बाहर निकाल लो तो ये बच जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो भी है यहाँ से आप सॉल्व कर ही सकते हो, सब वैल्यू दिया गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी इसको लेके यहाँ तक गया है। ई बराबर के रहने दिया है, जेड ई बाहर निकाल दिया है और बोला है यहाँ पर है 1 बाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर है आर बाय आर क्यूब। कर लो, एनसीईआरटी की बात मान लो आप, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं मानो एनसीईआरटी की बात, जो कहता है एनसीईआरटी वही कर लो। ठीक है, और एनसीईआरटी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाली है तो वो भी डाल लो, जो एनसीईआरटी डाल रही है वो करो, लेकिन ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जितना सारा चीज हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने का। और ये लास्ट क्वेश्चन पक्का समझ में आया? ऐसा क्यों किया? देखो ये समझ लो एक बार और, चार्ज कैसे निकाला। टोटल वॉल्यूम में इतना चार्ज है निगेटिव, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 20। हमें इतना यूनिट वॉल्यूम में चार्ज चाहिए तो 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू इतना यूनिट वॉल्यूम, जितने यूनिट का वॉल्यूम का चार्ज चाहिए था, ये आ गया। अगर यही हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया जाता तो वो फॉर्मूला यूज करते, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से चार्ज बराबर आ जाता रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, लेकिन रो की चर्चा नहीं की गई तो वो लेके नहीं चल सकते थे। सिंपल सिंपल यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां चार्ज दिया जाए वहां चार्ज को लेके चलो, जहां चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया जाए वहां चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेके चलो। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओवरऑल हमें लगता है कि आप लोग समझदार हो, 12th में हो और इतना सारा पढ़ के आए हो तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको एनसीईआरटी के बैक इन टेक्स्ट तो सारे क्वेश्चन बता दिए, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जरूरत होगी तो आप एक छोटा सा मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ दोगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको 1-2 बार करके लिख लोगे, आप समझ जाओगे। ठीक।